इतना कहकर वह उसकी किताबों को समेटकर वापस गाड़ी में आया और अब वह गाड़ी को ड्राइव करते हुए अस्पताल की तरफ निकल गया और थोड़ी ही देर बाद उसका ट्रीटमेंट करवाकर वह उसे उसके घर के बाहर छोड़ते हुए एक बार फिर उससे माफी मांगता है। आई एम सॉरी, मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। बाय द वे, मेरा नाम जीवा है। नाइस टू मीट यू। कहते हुए जीवा मुस्कुरा दिया और उसकी बात को सुनकर वह लड़की भी मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी देर में आपने मुझसे लगभग 100 बार माफी मांग ली है और मैंने आपको दिल से माफ भी कर दिया है। मैं जानती हूँ आपने जानबूझकर नहीं किया। इनफैक्ट गलती मेरी थी। मैं भी देखकर नहीं चल रही थी। यह तो आपकी अच्छाई है कि आप मुझे ट्रीटमेंट के लिए ले गए। बाय द वे, मेरा नाम माही है और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहकर माही वहां से जाने लगी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसके हाथों में किताबें थी। वह धीरे से पलटकर एक बार फिर जीवा की तरफ देखती है। उसे देखते हुए जीवा के चेहरे पर भी मुस्कान थी। वह तब तक उस लड़की को देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई और अब वह एक ठंडी सांस लेकर अपनी गाड़ी दोबारा ड्राइव करते हुए वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ आशी, जो कि क्रिश से फोन पर बात कर रही थी, थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, साइको, यह विवान खन्ना के चेहरे के रंग क्यों उड़े थे? आखिर तुमने ऐसा क्या किया है? यह सुनकर क्रिश, जो कि इस वक्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर स्ट्रेट एक्सप्रेशन थे, और बोला, ज्यादा कुछ नहीं, उसके बेटे के किए हुए कांड का फायदा उठाकर उसकी कंपनी के शेयर्स गिरवा दिए और उसकी 5 कंपनी में बम ब्लास्ट हुआ है। जानने वालों को यही लगता है कि यह पब्लिक ने किया है। मीडिया में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, जिसके बाद राष्ट्रपति चुनाव उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। वह मामले को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम मामले को उछाल रहे हैं और उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वह सब तो ठीक है साइको, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मेरा मतलब, विवान खन्ना इसे जल्द ही संभाल लेगा और वह अपने बेटे को भी बचा लेगा। हमें कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा और तुमने मुझे जिस चीज के लिए यहाँ भेजा था, आई एम सॉरी, लेकिन वह काम मैं अभी तक कर नहीं पाई। यहाँ बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है। मैं उसके लैपटॉप से वह पासवर्ड निकाल नहीं पाई और पासवर्ड किसी तरह निकाल भी लूँ, लेकिन वह सिगरेट की कहाँ से लाऊं? मैंने उसका दिल जीतने की तो बहुत कोशिश की है, पर मुझे लगता नहीं कि वह मेरी बातों में आया है। डोंट वरी, तुम बस किसी तरह उसके लैपटॉप में हमारा सीक्रेट कोड डाल दो, बाकी काम मैं कर लूंगा। कि कैसे निकलवाना है वह मैं देख लूंगा। और हाँ, एक बात सुनो, बहुत जल्द वह तुम्हारे पास कुछ पेपर लिंक से लेकर आएगा और तुम्हें उस पर चुपचाप साइन कर देना है। बाकी होगा वही जो मैं चाहता हूँ। ठीक है साइको, मैं समझ गई। साइको, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। वह लड़की काजल, क्या वह सचमुच तुम्हारे लिए काम करती है? मेरा मतलब, मैंने उसके मुंह से जीवा का जिक्र सुना था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वह जीवा से मिली हुई है। तुम्हें पता है, उसको मुझे और जीवा को लेकर गलतफहमी भी है। मेरे सामने उल्टी सीधी बकवास कर रही थी, तो मैंने भी खींचकर एक थप्पड़ मार दिया उसे। कहते हुए आशी मासूमियत से उसकी चुगली कर रही थी कि तभी क्रिश यूं ही लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, अच्छा किया फायरफ्लाई, वैसे तुम उसकी चिंता मत करो, वह हमारे लिए ही काम करती है और भरोसेमंद भी है। उसका रिलेशन किसके साथ है यह उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। फिलहाल हमें उसकी ज़रूरत है। तुम उस पर भरोसा करो, ओके? ओके, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। अब मैं रखती हूँ। आई लव यू साइको। अपना ख्याल रखना।
फायरफ्लाई, और गुस्सा कम करो, समझी? देखो तो कौन कह रहा है गुस्सा मत करो। फायरफ्लाई, जिसकी नाक पर खुद हर वक्त गुस्सा रहता है, साइको कहीं के। शट अप फायरफ्लाई। इतना कहकर दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आशिक के चेहरे पर एक मुस्कान थी और अब आशी परेशान होकर अपने नाखून चबाते हुए अपने आप से बोली, लैपटॉप में सीक्रेट कोड, लेकिन उसे डालने के लिए तो मुझे पहले लैपटॉप का पासवर्ड निकालना होगा। लेकिन विवान खन्ना ने पासवर्ड डाला क्या होगा? आशी इतना सोच ही रही थी कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। यस, कम इन। आशी ने ऑर्डर देते ही कमरे के अंदर काजल दाखिल हुई और उसे देखकर आशी की आंखें छोटी हो गई। लेकिन काजल के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं थे। उसने अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए आशी से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, कल जो कुछ भी हुआ वह आज के बाद फालतू की बातें दिमाग में लाने से पहले 100 बार सोच लेना। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपने पति ड्रैगन किंग से प्यार करती हूँ। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और क्या नहीं, मैं यह जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिलहाल हम लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे कंप्लीट करो तो बेहतर होगा। कहते हुए आशी अपनी कमान दे रही थी और उसकी बातों को सुनकर काजल को अपने दिल में दर्द हो रहा था। जिंदगी में आते हैं मोड़ कैसे कैसे, इश्क के बहारी को लोग सुनाते हैं बातें कैसे कैसे। क्या मतलब, तुमने फिर से शायरियां शुरू कर दी? कहते हुए आशी उसे कंफ्यूजन से देखने लगी और उसकी बातों को सुनकर काजल अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान लिए बोली, मैं समझ गई, तुम्हारी बात का आगे से ख्याल रखूंगी। खता ना तेरी है, खता ना मेरी है, दोनों मरीजे इश्क हैं, दवा ना तेरी है, दवा ना मेरी है। चलो काम पर लगते हैं। इतना कहकर काजल और आशी अपनी अपनी प्लानिंग में लग गए। तो तुम्हें लैपटॉप का पासवर्ड चाहिए, ठीक है मैं देखती हूँ। कहते हुए काजल एक ठंडी सांस लेती है कि तभी आशी उसे कंफ्यूज नजरों से देखते हुए बोली, लेकिन तुम यह करोगी कैसे? तुम जानती हो यह बहुत मुश्किल है। तुम टेंशन मत लो, मैं यह सब संभाल लूंगी। इतना कहकर काजल वहां से जाने लगी कि तभी आशी उसे पीछे से रोकते हुए बोली, तुम बहुत प्यार करती हो ना जीवा से? आशी की बात सुनकर काजल के चलते हुए कदम रुक गए। उसने एक झटके में पलटकर आशी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशन थे कि तभी आशी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए बोली, तुम्हारी आंखों में दिखती है उसके लिए मोहब्बत। वह सचमुच बहुत खुशकिस्मत है जो तुम्हारी जैसी प्यार करने वाली मिली। तुमने जिस वक्त मुझ पर इल्जाम लगाए उस वक्त मुझे तुम्हारी आंखों में अपने अपने लिए नफरत नहीं बल्कि गुस्सा नजर आया था। मुझे नहीं पता तुम जीवा को कैसे जानती हो और मेरे पति ड्रैगन किंग के लिए काम कैसे करती हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम बहुत वफादार हो। देखो काजल, मैं तुम्हें आज एक बात बताती हूँ। तुम जिस काली दुनिया में आई हो यह बहुत काला है, काजल से भी ज्यादा काला। यहाँ तुम जैसी काजल खो जाती हैं। तुम जीवा को प्यार करती हो, यह अच्छी बात है, लेकिन किसी से इस कदर टूट कर प्यार मत करो कि वह बस चाहे और तुम्हें बर्बाद कर दे। मैं विश करती हूँ कि जीवा तुम्हारी मोहब्बत को समझे। कहते हुए आशी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और उसकी बातों को सुनकर काजल अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान लिए बोली, वह इकलौता शख्स ही मेरा जहां सा है। इतना कहकर काजल वहां से चली गई और वहीं दूसरी तरफ डेविडसन विला में आज लगभग एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन याना और राका में कोई भी बात नहीं हुई थी। राका अपने प्रॉमिस को निभाते हुए याना के करीब आने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, बल्कि वह हर वक्त अपने काम में बिजी रहता था। कभी टाइम पर घर आ भी जाए तो याना के डाइट चार्ट को उसकी अपॉइंट
की हुई नर्स फील करके रखती थी। वह देखकर फ्रेश होकर सो जाता था। वह सिर्फ इस बात को नोटिस करता था कि याना अपनी प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज ले रही है या नहीं। लेकिन अब याना के बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। रात लगभग 9:30 बजे राका घर वापस आया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह फ्रेश होकर बाहर आया तो अपने बदन पर टॉवल लपेटे हुए दूसरे टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए टेबल पर रखा हुआ डाइट चार्ट देखने के लिए उसे ढूंढता है। लेकिन आज याना, जो कि पहले ही गुस्से में थी और गुस्से में कमरे के एक रिलैक्सिंग चेयर पर बैठी थी, अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए राका के सामने ही उस डाइट चार्ट को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देती है। यह देखकर राका अपनी आंखें छोटी करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, यह क्या किया तुमने? डाइट चार्ट क्यों फाड़ा? यह बताने के लिए कि अब तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना मेरी ना मेरे बच्चे की। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं वही कहना चाहती हूँ जो तुम समझ रहे हो। अब से तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने फैसला ले लिया है कि अब मैं अपना और अपने बच्चे का ख्याल खुद रखूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं डालूंगी। तुम बार बार मुझे तलाक देने की बात करते हो ना। मैं तुम्हारे गले की हड्डी बनी हुई हूँ, जिसे तुम ना निगल पा रहे हो ना गला पा रहे हो। और कारण है यह बच्चा, जो शायद जाने अनजाने में तुम्हें मुझे बांध कर रखे हुए है। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें आज़ादी देती हूँ। अब से यह बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी। वैसे भी अब तक तो मैं ही उठा रही हूँ। एक ही घर में रहकर हम दोनों अनजाने की तरह रहते हैं। तुम मुझे नहीं देखते और मैं तुम्हें देख नहीं पाती। तो क्यों ना इस खेल को यही खत्म कर दिया जाए। मुझे तुम्हारा इंतजार ना करना पड़े और तुम्हें यह चिंता ना हो कि घर जाकर तुम्हें किसी की डाइट चार्ट भी देखनी है। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है, राका। मैं तुम्हें तलाक दूंगी और इस बार यह फैसला सिर्फ तुम्हारी तरफ से नहीं, बल्कि मेरी तरफ से भी है। वैसे भी तुम मेरी जान बचाने के लिए ही तो मेरे करीब आए थे। यही कहा था ना तुमने तो। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। इसीलिए यह बच्चा भी मेरे अंदर है, मेरा है। इससे मैं तुम्हारा हक छीनती हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगी और तुम चिंता मत करो। मैं इसका ब्लेम तुम्हें कभी नहीं दूंगी। इतना कहकर याना सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाने लगी। लेकिन उसकी बातों को सुनकर राका के तन बदन में आग लग गई। वह गुस्से से याना के पास आकर एक झटके में उसके कंधे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए उस पर चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बकवास करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सोचने की कि मैं तुम्हें अपने बच्चे को ले जाने दूंगा? याना लुइस, तुम्हारा दिमाग खराब है। यह बच्चा मेरा है और तुम इसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकती, समझी? अगर तुम्हें मेरे पास नहीं रहना तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन यह बच्चा मेरा है और सिर्फ मेरा है। इसे मेरे पास रहना होगा। तुम्हें आज़ादी चाहिए, पैसे चाहिए, जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन अपना बच्चा नहीं दूंगा। वैसे भी तुम किस बच्चे पर अपना हक जता रही हो? वह बच्चा जिसे तुम पैदा होने से पहले अपने पेट में मारना चाहती थी। वह बच्चा जिसका पैदा होना तुम्हें एक्सेप्ट नहीं था, क्योंकि तुम दुनिया से डरती थी। तो बताओ, अब तुम्हारे अंदर इस इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अचानक तुम्हारे दिल में इस बच्चे के लिए माँ की ममता कैसे जाग गई? सब जानता हूँ मैं। तुम इस बच्चे के जरिए मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो, मुझसे पैसे ऐंठना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि बच्चे के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तो तुम टेंशन मत लो। इतना कहकर राका ड्रॉअर में से एक ब्लैंक चेक निकालकर उस पर सिग्नेचर करके याना के मुंह पर फेंक कर मारते हुए बोला, ये लो, जितने पैसे चाहिए रख लो, अपनी मुंह मांगी अमाउंट भर लो। राका को पैसे की चिंता नहीं है। राका को अपना बच्चा चाहिए, वह बच्चा जो राका का है,
जिस पर सिर्फ राका का हक है, और इस बच्चे को तुम मुझसे दूर नहीं ले जा सकती, समझी? इसीलिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो और यहाँ से जाने का ख्याल छोड़ दो। जब तक यह बच्चा पैदा नहीं होता तुम यहाँ से हिल नहीं सकती। समझ में आई बात? इतना कहकर राका गुस्से से वहां से जाने लगा कि तभी याना अपनी आंखों में आंसू लिए गुस्से से राका पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ, यह सच है, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए था क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। यह अचानक ही मेरे सामने आया और मैं घबरा कर इससे मुंह मोड़ने लगी। लेकिन अब मुझे मेरा बच्चा चाहिए क्योंकि अब मैं इस बच्चे के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। और तुम मुझसे ही मेरा बच्चा क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारी लिंडा माँ नहीं बन सकती? क्या हुआ, तुम्हें बाप होने का सुख नहीं दे सकती? या फिर तुम मुझे मेरा बच्चा छीनकर उसे एक सौतेली माँ देना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बच्चा पैदा करके तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फिगर खराब हो रहा है और तुम्हें सिर्फ एक सैरोगेट मदर चाहिए? चले क्यों नहीं जाते अपनी लिंडा के पास? तुम्हें इतना त्याग और बलिदान करने की जरूरत नहीं है, वह भी सिर्फ एक बच्चे के लिए। जाओ अपनी लिंडा के साथ रहो, उससे बच्चा करवाओ। नहीं है हमें तुम्हारी जरूरत। मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाऊंगी और जरूर जाऊंगी क्योंकि मैं अपने बच्चे को एक सौतेली माँ कभी नहीं दूंगी, समझे तुम? कहते हुए याना जोर जोर से रोने लगी और उसकी बातों को सुनकर राका को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने एक झटके में याना की तरफ पलटकर उसे घूरते हुए कहा, लिंडा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? वह हमारे बीच कैसे आई? याना लुइस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है तुम कहती जा रही हो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, लेकिन लिंडा के लिए नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए चाहिए क्योंकि क्योंकि तुम मुझसे आजाद हो सको, क्योंकि तुम मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें मेरा बच्चा नहीं चाहिए, मेरा साथ नहीं चाहिए। यह रिश्ता तुम पर एक बोझ है जो मैंने जबरदस्ती तुमसे बांधा है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुम्हें यह रिश्ता एक्सेप्ट नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। और लिंडा, उसका जिक्र भी तुम कैसे कर सकती हो? आखिर वह होती कौन है हमारे बीच में आने वाली? उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझी? और वह चाहकर भी हम दोनों के बीच नहीं आ सकती क्योंकि वह तो इस दुनिया में है ही नहीं। और राका की बात को सुनकर याना अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो यह बात है, वह इस दुनिया में नहीं है, फिर भी तुम उसे इतना प्यार करते हो कि मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो फिर क्यों की तुमने मुझसे शादी? सिर्फ एक गलती के कारण, यही बात है ना? और इसीलिए तुम अभी तक उसे भूल नहीं पा रहे हो। और तो ठीक है, मैं मानती हूँ तुमने एक गलती की है, लेकिन मुझे उस गलती की जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं ही पागल थी जो तुमसे उम्मीद लगा बैठी। पर सच तो यह है कि जब तुम्हारे दिल में कोई और है तो मैं वहाँ जगह बना ही नहीं सकती। बिना फीलिंग का यह रिश्ता चल भी नहीं सकता। इसीलिए बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। कहकर याना रोते हुए तेज कदमों के साथ वहां से जाने लगी कि तभी अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ गया। आह की आवाज के साथ वह गिरने ही वाली थी कि तभी राका ने तुरंत ही तेजी दिखाते हुए उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। याना, संभल कर, तुम्हें इस सिचुएशन में इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। देखा, अभी गिर जाती तो? तुम अपना ख्याल रखो। इतना कहकर राका ने तुरंत ही उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड पर लाकर बिठाते हुए प्यार से उसके गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, याना, आज मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यह सच है कि एक वक्त था जब मैं लिंडा की तरफ अट्रैक्ट हुआ था और शायद कहीं ना कहीं उसे पसंद करता था।
लेकिन हम दोनों के बीच कभी कुछ हो ही नहीं पाया। मैं उसे बता नहीं पाया और वह समझने के लायक भी नहीं थी। उसका और मेरा रिश्ता कभी न था ही नहीं। और यह भी सच है कि मैंने तुमसे शादी बच्चे के लिए की है। लेकिन एक बार अपने दिमाग पर जोर दो और याद करो, क्या मैं सिर्फ बच्चे के लिए तुम्हारे करीब आया था? क्या उससे पहले मैं तुम्हें अप्रोच नहीं करता था? याद करो, और उसके बाद तुम्हें जो फैसला लेना है ले लो, मुझे मंजूर है। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, याना। इतना कहकर राका उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसके होठों पर लाइट किस कर वहां से उठकर क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। और इसके इस क्रिया से याना पूरी तरह हैरान रह गई। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बह रहे थे, लेकिन अचानक ही राका की किस के बाद वह आंसू बहाना बंद हो गए। हैरानी के मारे याना के हाथ अपने आप उसके होठों पर चले गए और वह कंफ्यूज नजरों से क्लोजेट रूम के दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसे राका की बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन अब उसने अपने दिमाग पर जोर देना शुरू किया तो वह हैरान रह गई, यह याद करके कि दोनों के इंटीमेट होने से पहले ही राका उसे अप्रोच करता था, किसी न किसी बहाने उसकी मदद करता था। लेकिन वही थी जो बार बार राका की इंसल्ट करती थी, कभी स्विमिंग पूल में तो कभी क्रिश के साथ मिशन पर जाते वक्त वह किसी न किसी बहाने राका पर टोंट मारती थी। बारिश वाली रात दोनों के इंटीमेट होने के बाद ही राका उस पर अपना हक जताने लगा। वह उसे मैक्स के साथ देखकर बहुत नाराज हो जाता था, किसी न किसी बहाने उसे टच करता था या फिर उसे फोर्सली किस करता था। यहाँ तक कि उसने साफ साफ कह दिया था कि याना पर अब सिर्फ उसका हक है, और अगर उसने किसी के करीब जाने की या किसी ने उसके करीब आने की कोशिश की तो राका से बुरा कोई नहीं होगा। हर बार राका ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए थे, इनडायरेक्ट तरीके से उसे अपना कहा था। और इस बात को याद कर याना को खुद पर यकीन नहीं हुआ। तो इसका मतलब राका और मैं, मेरा मतलब राका मुझसे, क्या सचमुच मैं जो सोच रही हूँ वह? कहते हुए याना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और अब वह जल्दी से अपने बिस्तर से उतरकर तेज कदमों के साथ क्लोजेट रूम में राका के पास आ गई। राका, जो कि इस वक्त क्लोजेट रूम से अपने लिए नाइट ड्रेस निकाल रहा था, अचानक ही याना ने उसे पीछे से हक कर लिया। तो क्या तुम सचमुच? राका, तो फिर वह लिंडा? और याना के अचानक इस तरह हक करने से राका कुछ पल के लिए तो अपनी ही जगह पर जम गया। वह थोड़ी देर हैरान था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने यूं ही अपने पेट पर लिपटे हुए याना के हाथों को देखकर उसे पलटकर धीरे से याना की तरफ देखते हुए कहा, वह मेरा पास्ट थी जो खो चुकी है, लेकिन तुम मेरा प्रेजेंट हो जिसकी जगह अब कोई नहीं ले सकता, समझी याना राका विलियम्स? तो बताओ, क्या अभी भी तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए वह भी। और इससे पहले कि राका आगे कुछ कह पाता, याना ने एक झटके में उसके गले में अपनी दोनों बाहें लपेटकर अपने करीब करते हुए पंजों के बल खड़े होकर उसके होठों पर किस किया। याना का ऐसा करना राका को चौंका चुका था, क्योंकि आज तक याना ने अपनी तरफ से राका की तरफ कोई स्टेप नहीं बढ़ाया था। यह पहली बार था जब वह खुद उसके करीब आई थी। उससे पहले राका कुछ समझ पाता कि तभी याना उसके होठों से थोड़ा दूर होते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू राका, और मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। याना की यह बात राका के लिए काफी शॉकिंग थी। उसने एक झटके में याना को अपने करीब कर उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसके चेहरे के पास झुक कर कहा, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। तुम मुझसे व्हाट? अब राका को अचानक अपने इतना करीब देख याना को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। वह तुरंत राका की पकड़ से बचने की कोशिश करते हुए
थोड़ा लड़खड़ाते शब्दों में बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही। राका प्लीज छोड़ो ना। कहते हुए याना के गोरे गाल पूरी तरह गुलाबी हो गए थे। उसे इस तरह शर्माते हुए देखकर राका एक बार फिर शरारत से उसकी कमर को अपने हाथों से सहलाते हुए अपने और करीब करते हुए बोला, अच्छा सचमुच छोड़ दो। सोच लो कहीं ऐसा ना हो लिंडा वापस आ जाए, फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना। और राका की बात को सुनकर याना के तन बदन में आग लग गई। उसने एक झटके में राका के शर्ट के कॉलर को फाड़कर उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर दांत पीस कर कहा, खबरदार जान से मार दूंगी उसे भी और तुम्हें भी। तुम सिर्फ मेरे हो और अब मैं तुम्हें खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई लव यू राका, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। कहते हुए याना की आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे और उसे इस तरह रोता हुआ देखकर राका ने उसे तुरंत ही अपनी गोद में उठा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो वह किसी और के पास क्यों जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यह खूबसूरत बीवी अपने हस्बैंड को अपनी खूबसूरती टेस्ट करने का मौका नहीं देती, बहुत भाव खाती है। ऐसे में अगर हस्बैंड हैंडसम पति का मन करे तो वह क्या करे। बीवी को समझना चाहिए उसकी खूबसूरती देखकर उसके पति के ऊपर क्या बीतती है। उसका हाल तो बिल्कुल वैसा है जैसा एक डायबिटीज पेशेंट के सामने बहुत सारी मिठाई रखी है, लेकिन बेचारा मिठाई सिर्फ देख सकता है, खा नहीं सकता। तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कहते हुए राका अपना मुंह बनाकर याना को अपनी गोद में लिए हुए कमरे में लेकर आया और याना उसके कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ गई थी। उसने शर्माते हुए अपना चेहरा राका के सीने में छुपा लिया। उसे शिकायत करते हुए कहा, खड़ूस कहीं के, यही बात पहले कह देते तो इतना इंतजार नहीं करना पड़ता ना। पहले या खाना खा लो, मैं इंतजार कर रही हूँ। और याना की इस बात को सुनकर राका, जो कि अब तक उसे बेड पर बिठा रहा था, अचानक ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक झटके में याना की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा, जरा एक बार फिर से कहो। तुम मेरा इंतजार कर रही हो, किस लिए। राका के अजीबोगरीब सवाल को सुनकर याना का चेहरा पहले ही लाल हो चुका था और अब वह शर्म से मरी जा रही थी। वह नाराज होते हुए राका के सीने पर पंच मारते हुए बोली, राका के बच्चे, कुछ नहीं, तुम रहो ऐसे ही, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। इतना कहकर याना गुस्से से और शर्म से ब्लैंकेट लेकर अपना चेहरा छुपाकर सोने को हुई कि तभी राका एक झटके में ब्लैंकेट लेकर उसे फ्लोर पर फेंकते हुए अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए अपनी पहनी हुई शर्ट को निकालकर फ्लोर पर फेंक कर बोला, सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन अब नहीं सो सकती। इनफैक्ट अब तो मैं तुम्हें किसी भी रात को सोने नहीं दूंगा, इसीलिए तैयार हो जाओ, अब मैं आ रहा हूँ। और अब राका याना को बेइंतहा प्यार करने लगा और याना राका के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए बोली, राका, तुम मुझे प्यार तो करते हो ना। प्रॉमिस मी कि तुम हमेशा मुझे प्यार करोगे और मेरी जगह अपनी लाइफ में किसी को नहीं दोगे। मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करती हूँ। स्वीटहार्ट, प्यार के बारे में मैं नहीं जानता, इसीलिए प्यार का प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन इतना जानता हूँ, तुम्हारे अलावा अब मेरी लाइफ में कोई नहीं है। अब तुम दोनों ही मेरे लिए सब कुछ, तुम और हमारा बच्चा, और मैं तुम दोनों की रक्षा अपनी जान पर खेलकर भी करूँगा। और अगर इसे प्यार कहते हैं तो हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राका। इतना कहकर याना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अगली सुबह द किंग पैलेस, विवान खन्ना, जो कि इस वक्त अपनी पूरी पावर लगा चुका था अपने राष्ट्रपति चुनाव की पोजीशन को संभालने के लिए और साथ ही युवान को जेल से निकलवाने के लिए। युवान को तो वह जेल से निकलवा चुका था,
युवान अपने वकील के साथ रास्ते में था और कुछ ही देर में विला पहुंचने वाला था। अब विवान खन्ना इस वक्त फोन पर किसी से बात करते हुए बोला, मिस्टर वालिया, मैं कुछ आप इस वक्त फौरन मिनिस्ट्री के सबसे पावरफुल हेड है और वर्ल्ड बैंक के सीईओ। इस वक्त यहाँ लीगल ऑथराइज्ड पावरफुल पर्सन कोई नहीं है और आपको मेरा काम करना होगा। इतने सालों से हम लोगों का रिलेशन है। आज तक मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है और आपने भी। प्लीज आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस वक्त मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। बदले में आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। मैं चाहूँगा बस किसी तरह मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दीजिए। इस वक्त बात अगर मेरे बेटे की ना होती तो मैं चुटकियों में सब कुछ संभाल लेता, लेकिन मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहता जिससे मेरे राष्ट्रपति चुनाव में जीतने की उम्मीद खत्म हो जाए। आप समझ रहे हैं ना? कहते हुए विवान अपने लैपटॉप को खोलता है। इस वक्त वह हॉल में बैठा हुआ था कि तभी कॉरिडोर में खड़ी आशी और काजल एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। अब काजल पानी का गिलास लेकर विवान खन्ना के पास गई तो विवान फोन पर बात करते हुए पानी का गिलास उठाकर पानी पी लेता है। अब काजल गिलास लेकर वहां से चली गई और उसने अपनी आंखों से आशी को फिर से इशारा किया तो आशी तुरंत ही कॉरिडोर में लगे हुए एक छोटे से मिरर में काफी ध्यान से देखने लगी। अब विवान खन्ना ने अपनी उंगलियों से पासवर्ड टाइप किया और कुछ ही देर में पासवर्ड का लॉक खुल गया। यह देखकर आशी और काजल के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। आशी ने वह मिरर का रिफ्लेक्शन अपने हाथ में लिए हुए दूसरे मेकअप किट के मिरर में देखना शुरू कर दिया और उसे एक नोटपैड पर लिखना शुरू कर दिया। काजल की नज़र विवान खन्ना जहां बैठा था उसके ठीक ऊपर लगे हुए बड़े से झूमर के मिरर में थी और फिर विवान खन्ना के ठीक पीछे लगे हुए एक छोटे से मिरर में जिसे काजल ने थोड़ा सा एडजस्ट किया था। मिरर में आपस के रिफ्लेक्शन के साथ यह रिफ्लेक्शन सीधा कॉरिडोर में खड़ी आशी के हाथ के मिरर में जा रहा था। काजल ने विवान खन्ना को पानी का जो गिलास दिया था उसमें एक खास केमिकल लगा हुआ था। उसके बाद विवान खन्ना जितने भी बटन को प्रेस करता है उस पर उसकी उंगलियों के निशान इनविजिबल तरीके से आ जाते, लेकिन यह काम तेजी से करने थे। अब विवान ने जैसे ही पासवर्ड को खोला और उस पर कुछ काम करने ही वाला था कि तभी अचानक ही काजल ने हाथों में लिया हुआ कांच का गिलास जानबूझकर फ्लोर पर गिरा दिया। इसके बाद वह कांच के टुकड़े पूरी तरह फ्लोर पर बिखर गए और यह देखकर विवान का ध्यान काजल की तरफ गया। अरे, क्या कर रही हो? संभाल कर, देख कर काम करो। सॉरी सर, वह कदम लड़खड़ा गए थे। इतना कहकर काजल झुककर फ्लोर पर गिरे हुए सभी कांच को बटोरने लगी और ऐसा करते हुए विवान खन्ना का ध्यान भटक चुका था कि तभी अचानक ही विवान खन्ना एंट्रेंस से दाखिल हुआ। हेलो डैड। अपने बेटे को देखकर विवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपने लैपटॉप को वापस बंद कर दिया और युवान की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अब विवान अपने बेटे से बात करने में बिजी हो गया। काजल दूर खड़ी आशी को अपनी आंखें ब्लैंक करती है और आशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ जीवा आज एक कॉलेज के बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहा था कि तभी कॉलेज के अंदर से एक लड़की एक शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहने, बालों की हाई पोनीटेल और लॉन्ग ओवरकोट पहना कॉलेज से बाहर निकली। इस वक्त वह अपने दोस्त से बात कर रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने जीवा पर गई और जीवा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जीवा बड़े ही एटीट्यूड और स्टाइल के साथ आंखों पर ब्लैक शेड चढ़ाए उसके पास गया और बोला, हे माही, जीवा, आप यहाँ अचानक? हाँ, बस यूं ही यहाँ से निकल रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं।
कहते हुए जीवा के चेहरे पर मुस्कान थी कि तभी उसकी बात को सुनकर माही मुस्कुराने लगी और उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। लेकिन तभी जीवा क्लियरली उसे अप्रोच करते हुए बोला, झूठ बोल रहा था। सच तो यह है कि तुमसे मिलने ही यहाँ आया हूँ। इनफैक्ट मैं बात को गोल गोल नहीं घुमाऊंगा। मुझे तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो मैं चाहता हूँ क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को समझें, और इसके लिए आज मैं तुम्हें डेट पर ले जाने के लिए अप्रोच कर रहा हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? दोस्तों, क्या जीवा को हो गया है माही से प्यार? कहीं माही को कोई जासूस तो नहीं है? क्या आशी और काजल विवान खन्ना के लैपटॉप का पासवर्ड निकालने में हो जाएंगे कामयाब? आखिर समर कहाँ चला गया है? यह सब जानने के लिए पढ़ते रहिए और सुनते रहिए आशी और क्रिश की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।